नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नजर डालेंगे आज की सभी बड़ी खबरों पर। भारत और चीन के बीच 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांडर लेवल की 20वें दौर की बातचीत हुई। यह मीटिंग लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्दा के पास हुई। बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस मीटिंग में भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सहित अन्य मसलों पर बातचीत हुई। भारत के सैन्य अधिकारी ने चीन पर लद्दाख के देपसोंग और डेमचौक से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। भारत और चीन ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयानों में बताया कि दोनों देशों ने खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की और अपने विचारों को साझा किया। भारत की तरफ से 20वें दौर की बातचीत का नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासिम बाली ने किया। वहीं चीनी पक्ष की अगुवाई साउथ सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ ने किया। ये दूसरी बार है जब भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग 2 दिनों तक चली। इससे पहले 13 और 14 अगस्त को 19वें राउंड की मीटिंग में दोनों देश के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर विवाद को हल करने पर सहमति बनी थी। वहीं से पहले 23 अप्रैल को ही सैन्य वार्ता के 18वें दौर की बातचीत में भी भारत ने डेपसोंग और डेमचौक में लंबित मुद्दों को हल करने की कोशिश की थी। हालांकि तब कुछ खास नतीजा नहीं निकला। भारत हमेशा से कहता रहा है कि जब तक बॉर्डर इलाकों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर करीब 3 साल पहले 2020 में हिंसक झड़प हुई थी। इससे भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इसे लगातार छिपाता रहा। गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच 40 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। गलवान पर हुई झड़प के पीछे की वजह यह थी कि गलवान नदी के एक सिरे पर भारतीय सैनिक अस्थायी पुल बनाने का फैसला लिया था। चीन ने इस क्षेत्र में अवैध रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा था। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स की एक मीटिंग में शामिल हुए थे। इस दौरान भी उनकी वांग यी के साथ बॉर्डर विवाद और शांति प्रयासों को लेकर चर्चा हुई थी। तब जयशंकर ने भारत चीन बॉर्डर पर पिछले 3 सालों से जारी तनाव को अपने करियर का सबसे कठिन डिप्लोमेटिक चैलेंज बताया। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से असम के कामाख्या तक जा रही 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बुधवार को बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 20 घायलों को पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 कोच डिरेल हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना रात 9:93 पर हुई। कुल 23 डिब्बों वाली ट्रेन बुधवार सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रवाना हुई थी। घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव उपाय शुरू हुए गए तथा एम्बुलेंस और चिकित्सकों को घटना स्थल भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना स्थल से यात्रियों को ले जाने के लिए पटना से एक स्क्रैच रैक भेजा गया। स्क्रैच रैक एक अस्थायी रैक होता है जो मूल ट्रेन के सामान होता है। वहीं रेलवे पुलिस बल के निरीक्षक दीपक कुमार ने संवाददाताओं से कहा, चिकित्सकीय दल घटनास्थल पर भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने बक्सर शहर के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मध्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा, हमने बचाव और चिकित्सीय दल मौके पर भेज दिए हैं। रेलवे ने यात्रियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया की एक बेल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करना है। वहीं सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में ईडी द्वारा दर्ज केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और उन्होंने मनीष सिसोदिया की जमानत का भरसक विरोध किया था। वहीं जस्टिस खन्ना की बेंच ने ईडी से उसके द्वारा पेश तथ्यों के आधार पर पूछा कि वो सबूत कहां हैं जो दर्शाए कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। अदालत ने ईडी से पूछा, पिछली सुनवाई की प्रूफ कहां है और प्रमाण कहां है। अदालत ने पूरी घटना की श्रृंखला पेश करने की कहा। अपराध हुआ तो उसकी कमाई कहां है। साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया कि सिसोदिया इस मामले में संलग्न मालूम नहीं पड़ते। कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए। वहीं पहाड़ों की रानी हिमाचल में आज से इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो रहा है। शिमला के जुंगा में पहली बार इस तरह के चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस फेस्टिवल में भारतीय कई विदेशों के साथ 120 पैराग्लाइडर पायलट भाग लेने शिमला पहुंचे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से उभरने के लिए
युद्ध स्तर पर कार्य किया। प्रदेश में अब जनजीवन सामान्य है और आवागमन के लिए सभी सड़कें खोल दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन गतिविधियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आयोजित चैंपियनशिप का उद्देश्य पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से देश विदेश के पर्यटक पहाड़ों की रानी शिमला पहुंच सके। मानसून में भारी बारिश के कारण प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर तबाही के खौफ से कम लोग यहां आ रहे हैं। इसे कम करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल में सोलो और टैंडम कैटेगरी में पैराग्लाइडर के बीच कंपटीशन होंगे। सोलो कैटेगरी में पहला पुरस्कार जीतने वाले पायलट को 2 लाख रुपए और टैंडम में 1.75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अलग अलग राउंड की कंपटीशन के अंक के आधार पर रिजल्ट घोषित होंगे। इस बार शिमला में पहली बार पैराग्लाइडिंग होगी। इस फेस्टिवल के आयोजन से शिमला और आसपास के पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट शिमला तो आते थे, लेकिन पर्यटक 1-2 दिन से ज्यादा शिमला रुकते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पहाड़ और देखने के अलावा पर्यटकों के लिए कुछ खास नहीं था। ऐसे में जुन्गा में नई पैराग्लाइडिंग साइट आने वाले दिनों में पर्यटक भी पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे। इससे शिमला सैलानियों का स्टे भी बढ़ेगा। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एम के सेठ ने बताया कि आयोजित इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल से टूरिज्म बढ़ेगा। उन्होंने कहा, इस तरह की प्रतियोगिताएं हर साल होनी चाहिए। इससे न केवल देश बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट शामिल आएंगे। विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बारी ने बताया कि पर्यटन को प्रमोट करने के लिए शिमला के जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल के अलावा हमीरपुर के नादौन और कुल्लू मनाली में भी सैलानियों को लुभाने के लिए आयोजन होंगे। पर्यटन विभाग नादौन में नवंबर महीने में राफ्टिंग मैराथन करने जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। नर्मदापुरम संभाग से बीजेपी के बड़े नेता सरताज सिंह का निधन हो गया है। वो 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। इसके अलावा वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो 2018 में बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि वो 2020 में उन्होंने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2018 में टिकट ना मिलने पर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने होशंगाबाद सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। सरताज सिंह 5 बार सांसद, 2 बार मंत्री और विधायक रहे। इसके अलावा वो 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे थे। उनको बीजेपी के अपराजय अयोध्या के रूप में जाना जाता था। वो मध्य प्रदेश शासन में वन व पीडब्ल्यू मंत्री रहे। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में 5 बार के सांसद और सिवनी मालवा विधानसभा से 2 बार विधायक रहे थे। वो कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह को भी चुनाव में हरा चुके थे। उनके जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से विधायक की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज 12 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। स्पीकर ने पहले सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन उन्हें दिल्ली में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। इससे राहुल ने सुनवाई की तारीख बदल दी। इससे पहले स्पीकर ने 14 सितंबर को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मामले की सुनवाई की थी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सुनवाई के बाद शिंदे गुट के वकील अनिल साखरे ने मीडिया से कहा, हमें उद्धव गुट की ओर से दस्तावेज नहीं मिले हैं। जवाब में ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर ने कहा था कि ये शिंदे गुट की रणनीति का हिस्सा है। ये विधानसभा अध्यक्ष का काम है कि वो दोनों गुटों का मामले में आपस दस्तावेज मुहैया कराएं। हम चाहते हैं कि इस मामले में 34 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सबको जोड़कर एक साथ सुना जाए। स्पीकर ने 21 सितंबर को कहा था कि मैं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा संवैधानिक होगा। विधानसभा स्पीकर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 3 दिन बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को शिवसेना शिंदे गुट के 16 और उद्धव गुट के 40 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते, आपको इसकी समय सीमा तय करनी होगी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायक की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायक की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की। उन्होंने याचिका में तर्क दिया, विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझकर टाल रहे हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी।
उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं आईएएस विजय दहिया के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा में एक और आईएएस जयवीर आर्या को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी जयवीर आर्या समेत 2 अन्य आरोपियों को पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, जबकि 2 अधिकारी मौके से फरार हो गए। देर रात पंचकुला स्थित एसीबी थाने में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। रात में तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया और गुरुवार सुबह इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। हरियाणा वेयर हाउसिंग की डीएम को नजदीक के जिले में पोस्टिंग देने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। बाद में 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ है। एसीबी करनाल की टीम ने पहले एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि ये पैसा अन्य अधिकारियों के माध्यम से एमडी जयवीर सिंह आर्या के पास जाना है। एसीबी ने चेन बनाते हुए बुधवार शाम तक एक-एक करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 2 अन्य अधिकारियों के फरार होने की सूचना है। गिरफ्तार आरोपियों में आईएएस जयवीर आर्या के स्टाफ का सदस्य और दलाल है। एसीबी की करनाल यूनिट के एक अधिकारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में महिला अधिकारी डीएम पद पर तैनात है। दलाल के माध्यम से महिला अधिकारी को दूर के जिलों में ट्रांसफर करने का भय दिखाया गया। बाद में नजदीक के जिलों में तैनाती के लिए महिला अधिकारी से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। महिला अधिकारी ने पूरा मामला अपने पति को बताया। महिला अधिकारी ने पति ने करनाल एसीबी के एसीपी राजेश फोगाट से संपर्क किया। एसीपी ने आदेश पर इंस्पेक्टर सचिन कुमार की अगुवाई में टीम तैयार की। जैसे ही महिला के पति ने दलाल को 3 लाख रुपए दिए, एसीबी को टीम ने उस समय पकड़ लिया। वहीं हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में संकडाल व मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुधवार को 400 मठों के मठाधीश पहुंचे। इसमें किसी एक राज्य से नहीं, दूसरे देशों के मठों के मठाधीशों ने भी इसमें भाग लिया। वहीं राजस्थान से पहुंचे बंशारी ढोल नगाड़ों के सामने भी भक्तजनों ने जमकर डांस का लुत्फ उठाया। अलग अलग जिलों व विदेशों से आए मठाधीशों के लिए अलग से पंडाल में रहने की व्यवस्था की गई। वहीं गौशाला में लगने वाले भंडारे के स्थान को भी 1 से 1.5 एकड़ तक बढ़ाया गया है, ताकि बाहर से आए सभी महाराज व श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह की समस्या ना हो। ज्यादातर श्रद्धालु बाबा के लिए अपने घर का बना हुआ भोजन लेकर पहुंच रहे हैं। कई कलाकार मठाधीशों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाने के लिए पंडाल में मौजूद रहे। वहीं राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मेले में खरीदारी की। यही नहीं, गेट नंबर 4, 5 व मठ के मुख्य द्वार के बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई। मठ के अंदर ही शौचालयों से लेकर अन्य सुविधाओं का प्रबंध भी किया गया। खेलों में प्रदेश का जिक्र करते हुए अमित शाह ने बताया कि आजादी के बाद एशियन गेम्स में 100 से अधिक पदक आए हैं। एशियन गेम्स, ओलंपिक आदि में दबदबा रहा। 2014 के बाद उत्तरोत्तर भारत ने खेलों में तरक्की की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव से शहर तक खिलाड़ियों को सुविधाएं दी। उनका हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। खेलो इंडिया, G20, दिल्ली घोषणा पत्र आदि को अर्थतंत्र की गति देने वाला और कूटनीति में देश को आगे ले जाने वाला बताया। उन्होंने बाबा मस्तनाथ मठ कॉरिडोर की प्रशंसा की। महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह महंत बालगंगाधर को राजस्थान का सीएम बनाने का नाम रखा। इस पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर महामंडलेश्वर कपिलपुरी, महामंडलेश्वर कर्णपुरी व बाबा कालिदास मौजूद हैं। वहीं दिल्ली के घेवरा इलाके के एक पेट्रोल पंप में बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पंप कर्मचारी से लूट और मारपीट की, साथ ही 2 राउंड बंदूक फायर की। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो के आज सामने आए हैं। हालांकि यह वारदात मंगलवार रात की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बाइक पर नकाब बांधकर 6 बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारी से पेट्रोल भरने को कहा। तभी अचानक से बदमाश ने अपने बैग से बंदूक निकाली और पंपकर्मी की ओर तान दी। बदमाश ने पंपकर्मी से पैसे निकालने को कहा तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद बदमाश ने पंपकर्मी को बंदूक की बट मारकर घायल कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने पंप से हजारों रुपए लूट लिए। लूट के बाद एक बदमाश ने 2 राउंड गोली फायर भी की और सभी बाइक पर सवार होकर भाग गए। भागते हुए बदमाशों को रोकने के लिए पंप कर्मियों ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे 6 बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लूट की। मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में लगे सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। साथ ही जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं एक प्राइवेट एयरलाइन की पुणे नागपुर फ्लाइट में एक महिला ने पैसेंजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार की है।
आरोपी फिरोज शेख पुणे का रहने वाला है, जो कि पेशे से इंजीनियर है। सोनेगांव पुलिस थाना के अधिकारी ने बताया कि चंद्रपुर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए नागपुर जा रही थी। फ्लाइट में उनके साथ को पैसेंजर ने मास्टरबेट और गंदे इशारे किए। महिला ने बताया कि फ्लाइट के उड़ान भरने के तुरंत बाद उसे झपकी लग गई थी। तभी खिड़की वाली सीट पर बैठा यात्री गंदे इशारे करने लगा। जब सभी पैसेंजर फ्लाइट से उतर रहे थे तो आरोपी भी भागने की कोशिश करने लगा, जिसका उन्होंने पीछा किया। महिला ने चीख कर क्रू मेंबर और ग्राउंड स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने तुरंत सीआईएसएफ के सिपाही को बुलाकर आरोपी को रोका और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि पहले उसे लगा कि आरोपी कुछ खुजली कर रहा है, जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसने ऐसा करना जारी रखा तो उसे शक हुआ और आरोपी ने उस बेशर्मी के साथ कोहनी मारी और अश्लील हरकतें की। उन्होंने बताया कि वो केबिन क्रू को बुलाना चाहती थी, लेकिन तब तक फ्लाइट रनवे पर उतरने लगी थी और आरोपी शेख पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिरोज शेख पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 309 के तहत मामला दर्ज है। इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।